पूरा एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्न को पढ़ेंगे और इस वीडियो में पूरा प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक का पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ताम्र पाषाण काल की मालवा बस्ती की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई गई है? तो उस स्थान का नाम है मध्य नर्मदा बेसिन। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत भाग को कवर करता है? तो 99% भाग को कवर करता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है? तो उस नदी का नाम है रावी। इसे एक ट्रिक के मदद से याद रखना हरा, तो हाथ से हो जाएगा हड़प्पा शहर और रात से हो जाएगा रावी नदी। मतलब हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान शहर कच्छ के रन में खादीर बेत पर स्थित था जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी था। तो उस शहर का नाम है धोलावीरा। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम था? तो उस शैली का नाम है सिंधु लिपि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुआ है? तो उस धातु का नाम है तांबा। आठवां प्रश्न है, NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांड कर्म माना जा सकता है का पूर्ण रूप का होगा? मतलब NBPW का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो N का मतलब हो जाएगा नॉर्दर्न, B का मतलब हो जाएगा ब्लैक और P का मतलब हो जाएगा पॉलीसड और W का मतलब हो जाएगा वेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्मा और बीमारी को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो उस वेद का नाम है अथर्ववेद और यही अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है। सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदी का एक हिस्सा है? तो सतलज नदी का वैदिक नाम है सतुद्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्ती की पहचान बन गया है। तो उस मिट्टी के बर्तन के ऊपर चित्र बनाया हुआ होता था और उसका रंग धूसर होता था। तो चित्रित धूसर बर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पद में 1,00,000 छंद है? तो उसका नाम है महाभारत। निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात किया था? गौतम बुद्ध से मुलाकात कौन किया था? तो उसका नाम है वस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो उस वेद का नाम है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और खाली स्थान तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में
खाली स्थान के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था, तो उस पेड़ का नाम है पीपल का पेड़। और यही पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर जयंती खाली स्थान के महीना में मनाई जाती है, तो महावीर जयंती मार्च अप्रैल के महीना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है, तो उस शासक का नाम है रुद्रदामन। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम था मुर्रा और यह एक शिकारी की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी, तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था शुंग शासक की हत्या। अंतिम शुंग शासक की हत्या किया गया था पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। अशोक के अभिलेख में कितने शिलालेख शामिल हैं, अशोक के अभिलेख में कुल कितना शिलालेख शामिल है, तो कुल 33 शिलालेख को शामिल किया गया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख खाली स्थान भाषा में था और खाली स्थान लिपि में लिखा गया था। तो भाषा पूछेगा तो प्राकृत भाषा में लिखा था और लिपि था कौन लिपि, तो ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में था और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, मौर्य के पतन से लेकर गुप्त के उत्थान तक की, मौर्य वंश के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोता था अशोक। अगला प्रश्न है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब खाली स्थान के नाम से जानते हैं। तो पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन था, तो शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, तो कंधार शिलालेख वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धर्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था, तो उस शासक का नाम है अशोक। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्यूकस निकेटस। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुआ था, मतलब विकास हुआ था, तो विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में पूरा विकास हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान, कला, साहित्य। उसके बाद अगला प्रश्न है, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो 1700 वर्ष पूर्व हुआ था। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और खाली स्थान अपने सोना और कीमती पत्थर के लिए महत्वपूर्ण था।
तो दक्षिण भारत सोना और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, शुंग वंश द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राही का एक प्रकार थी और इसका उपयोग खालिस्तान भाषा लिखने के लिए किया जाता था। तो उस भाषा का नाम है संस्कृत।